नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही मस्त होंगे। आज फाइनली शाम को आप लोगों का 2 क्लास चलेगा। एक आपका मैथ का चलेगा, दूसरा आपका हिंदी का चलेगा। तो शाम को 7 बजे क्लास ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो देखो, इस वीडियो में हम आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में 1 से लेकर 40 तक बताया था और 40 से 80 तक बताना बाकी था। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है। तो अच्छे से याद करना, ये सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं स्टूडेंट, उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, 41 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। यानी कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम कौन करती है। तो आपके पास ऑप्शन है उच्च दाब की हवा, स्थिर हवा, गतिमान हवा, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का फाइनली में आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर, गतिमान हवा। क्या होगा, गतिमान हवा, सी नंबर वाला होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। यानी कांच की अवतल लेंस में तो हमेशा याद रखो, अवतल लेंस में लेंस की क्षमता हो या शक्ति हो, शक्ति को ही क्षमता बोलते हैं, या फिर उसकी फोकस दूरी हो, हमेशा ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की बात करें तो दोनों ऋणात्मक होगा, फोकस दूरी और लेंस की क्षमता दोनों ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर लेंस की क्षमता को ही हम लोग शक्ति बोलते हैं, बट कोई बात नहीं, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। आपको विद्युत का सुचालक बताना है कौन है। तो देखो ऑप्शन नंबर आप लोग देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर बी को देखो, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और एक और बात याद रखना, ये ग्रेफाइट जो होता है वो एक अधातु है। एग्जाम में पूछ देता है कि ग्रेफाइट कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, अधातु ही आपका है ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना होगा। क्वेश्चन है आपका 44 नंबर की त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। देखते हैं कितने ऐसे लड़के हैं जो इसका आंसर सही कमेंट करके बता देते हैं। एक्चुअली उनके पास दिमाग है कि नहीं। मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। F बराबर R/2 होता है, F बराबर R/2 होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, F बराबर R/2 होता है तो सब कुछ आपके सामने है। त्रिज्या दिया गया, फोकस दूरी निकालना है। तो आप कैसे फोकस दूरी निकालिएगा, और फोकस दूरी निकालने के बाद आपका आंसर कितना मिलेगा, क्या सेंटीमीटर में मिलेगा या फिर मीटर में या फिर mm में मिलेगा, ये सारा खेल आपके यूनिट पर डिपेंड है। तो देखते हैं आप लोग के ऊपर कितना मतलब कि आप लोग कितना इसको क्वेश्चन को अच्छे से गहराई से समझ कर इसका आंसर बताते हो। अभी जांच लेंगे हम, ठीक है। अभी हम कमेंट देखेंगे किसका कितना आंसर मिल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 45 नंबर कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। यानी कि दूर, क्या अभिलंब से दूर हो जाती है। आप लोग दूर पर टिक ले, यानी कि दूर, यानी कि थोड़ा दूर हट जाती है, ठीक है। तो 45 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगर लेज़र लाइट रहता तो मैं आपको दिखा देता सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण को ले जाकर, ठीक है। कोई लाइट रहता तो, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली दिखाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को। देखो, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को सबको पता है, विद्युत जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, जनित्र के नाम से जानते हैं, ठीक है, जनित्र। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत, यानी कि पारंपरिक स्रोत माने तो क्या, हाँ वेरी गुड, सौर ऊर्जा। क्या होगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का हुबहू क्वेश्चन उठाकर डाल दिया है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, विचलन, या फिर प्रकाश का परिवर्तन, या फिर इनमें से सभी हो सकता है। तो हम आंसर क्या टिक लगाएंगे, हम टिक लगाएंगे विचलन, यानी कि विचलित हो जाती है, विचलन यानी कि विचलित हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 49 नंबर। ये क्वेश्चन कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना होता है। तो हम कहेंगे 220 वोल्ट अल्टरनेटिव करंट मतलब कि 220 वोल्ट अल्टरनेटिव करंट का मतलब हम लोग समझते हैं एसी, और एसी का ही फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट, और इसको हिंदी में हम लोग प्रतिवर्ती धारा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर। अरे जा,
50 नंबर क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया जी, 50 नंबर क्वेश्चन गायब ही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो 51 नंबर, चलो 50 छोड़ दो, कोई बात नहीं है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया था और बोला था कि कभी हमेशा याद रखना, कभी भी कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकता है। धोबिया सोडा को धूमम सोडा भी बोलते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, देखो कहाँ है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो फाइनली आपका यही सही उत्तर होगा, फाइनली आपका यही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है। निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है। तो अगर देखा जाए प्रबल क्षारक मतलब समझते हो, देखो क्षारक को पहचानने का एक बेस्ट तरीका है। देखो प्रबल क्षारक वो अलग बात है, लेकिन क्षारक को पहचानने का एक बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी यौगिक में, किसी भी कंपाउंड में देखना, अगर लास्ट में OH लगा रहे ना, तो आप लोग समझ जाना ये पक्का क्षारक होगा। देखो ऑप्शन नंबर A B C D को सबको देखो, ये सबके लास्ट में OH है, तो ये सब आपका क्षारक है। बट यहाँ पर प्रबल आपको क्षारक बताना है। ठीक है, क्या बताना है आपको, प्रबल क्षारक बताना है। तो प्रबल क्षारक आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, जो ऑप्शन नंबर C नंबर में दिया है। ठीक है, याद रहेगा ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क होता है। हेमाटाइट याद रखिएगा, एक लोहा होता है, लोहा जिसका संकेत Fe होता है। तो लोहा धातु का ही अयस्क होता है हेमाटाइट। और हेमाटाइट ही नहीं, हेमाटाइट के अलावा एक और होता है मैग्नेटाइट। ठीक है, दोनों में से कोई भी एग्जाम में आप सब पूछ दें तो हेमाटाइट मैग्नेटाइट दोनों नाम याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर। ये क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि सल्फाइड अयस्क का सांतरण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है। किस विधि, तो फेन उत्प्लावन विधि, ये भी मैं आपको बताया था, वो उसी में मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री में अम्ल क्षार भस्म वाला पार्ट में ही मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग उस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन आता है, देखो Zn यानी कि जिंक प्लस ऑक्साइड, यानी कि अभिक्रिया जिंक और ऑक्साइड का आपस में अभिक्रिया किया गया है। तो जिंक ऑक्साइड का निर्माण किया है। तो आप बता सकते हैं यह किस प्रकार का अभिक्रिया हो सकता है, उपचयन, उदासीनीकरण, अपघटन या फिर विस्थापन। तो यहाँ तो एक बात में समझ में आ गया हमको कि उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया का हम लोग परिभाषा याद किए कि जब भी कोई अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया जब भी कोई अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो अंत में वो लवण और जल का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पर तो लवण और जल तो प्राप्त हुआ नहीं है। तो हम क्या आंसर देना चाहेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो क्या आंसर दे सकते हैं। हाँ वेरी गुड, उपचयन। आप चले जाइएगा उपचयन अपचयन, यानी कि उपचयन आपका आंसर होगा। ठीक है, A नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, मैंने बोला था ना कि ये भी सब पूछा जाता है एग्जाम में। ग्लूकोज का आणविक सूत्र, ग्लूकोज का आणविक सूत्र माने तो ग्लूकोज का अणु सूत्र। तो ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। यही होता है ना, बिल्कुल होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है, आयनित होता है। याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर का भी पूछा गया है। मैंने आपको बताया था 2 नंबर में कि ये अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन क्यों करते हैं। तो मैंने बोला था कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन इसलिए करते हैं क्योंकि यह अम्ल में क्योंकि यह जल में घुलकर आयनित हो जाता है। आयनित मतलब कि हाइड्रोजन आयन हो गया। ठीक है, तो आयनित यह होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि जल में आयनित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिथियम के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। तो लिथियम जैसे हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li। तो लिथियम के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। तो हमारा 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फाइनली आंसर होगा ऑप्शन नंबर A होगा। ठीक है, क्योंकि लिथियम के बाहरी सेल में मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पहले सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन फुल है, लेकिन जो हमारा बचेगा एक, वही हमारा बाहतम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जैसे KLMN होता है ना, तो K में 2 फुल है, लेकिन L में हम जाएंगे तो 1 मिलेगा, इसलिए हमारा आंसर होगा। ठीक है,
अब देखो अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व। देखो आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है हीलियम। हीलियम क्यों है? क्योंकि हीलियम ग्रुप 18 का तत्व होता है और ग्रुप 18 के जितने भी तत्व होते हैं उन सबकी जो संयोजकता होती है वो 0 होती है, इसलिए उसको हम लोग शून्य वर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर, निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, विद्युत यानी कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन है? जैसे F हो गया, K हो गया, I हो गया, सोडियम हो गया, इनमें से क्या हो सकता है? तो अफसोस की बात है, तो आपका आंसर होगा ए नंबर, बिल्कुल होगा ना ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। अगला जस्ट आपका क्वेश्चन है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो फाइनली आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस माने तो H2 गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर का पीएच मान। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था 7 से 7.8 के बीच हमारा शरीर का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? तो ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर डी को, H2SO4 अम्ल होता है जिसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। जिसका नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल इसका नाम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर, निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है? निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है? तो यहाँ पर 64 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? जैसे हल्दी दिया है, लिटमस पत्र दिया है, लाल पत्ता गोभी दिया है। लाल पत्ता गोभी समझते हो ना, जैसे गोभी खाते हो ना गोभी, वैसे ही लाल पत्ता गोभी होता है। मिथाइल ऑरेंज होता है। तो फाइनली में यहाँ पर हमारा आंसर होगा क्या? हाँ, मिथाइल ऑरेंज होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ माने तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? जैसे CO2 होता है, तो CO2 जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा, H2O जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो फाइनली तौर पर क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जब भी जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो ध्यान से देखोगे ना तो क्या बनाएगा? कार्बोनिल अम्ल बनाएगा। यानी कि समझ लो कार्बोनिल नहीं, कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉपर पाइराइट रासायनिक संगठन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर पाइराइट क्वेश्चन नंबर 66 बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, तो आंसर होगा आपका CuF। जैसे Cu को कॉपर बोलते हैं, F को लोहा बोलते हैं और S2 आपका हो जाएगा। ठीक है, सल्फर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु। देखो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु को आपको नाम बताना है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु का नाम आप क्या बता सकते हैं? सोना। क्यों? अब आपको पता ही होगा आजकल सोना लोग क्यों पहनना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? देखो ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन कभी कभी इधर उधर भी दे देता है, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन में सब नहीं दिया रहता है, दूसरा ऑप्शन दे देता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ही हम बताएंगे इसमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। तो यहाँ पर आपका जिंक होगा, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? जिसको आप लोग जस्ता बोलते हो ना, जस्ता ऐसा बोलते हो ना। अगला क्वेश्चन देखो यही ना 68 ही नंबर है। अब देखो अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि अधातु कौन कौन होता है। अधातु अगर आप पहचान गए तो पक्का और करेक्ट आप इसका आंसर बता देंगे। केवल आपको अधातु पहले पहचानना है। ऑप्शन नंबर आप किसको देखिए, क्या कह रहा है? किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। तो अगर मानते हैं 3, बाह्यतम शेल में 4, हाँ ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए होगा। वेरी गुड। अब देखो अगला क्वेश्चन है, पीतल निम्नलिखित में किसका मिश्र धातु? देखो पीतल किसका मिश्र धातु होता है? पीतल आपका मिश्र धातु है, आप लोग भी बता दो, लेकिन ये किसका मिश्र धातु, किसका संयोग है? आप लोग बताओ। हाँ ठीक है, वेरी गुड। कॉपर और जिंक का। किसका? कॉपर और जिंक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समयवी है? समयवी मतलब समझते हो ना, समयवी मैंने आपको नहीं बताता, अब बताएंगे, जस्ट क्लास चलेगा क्योंकि वही हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इथाइल अल्कोहल और डाईमिथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल और साथ में डाईमिथाइल ईथर बोल सकते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका यूपेक नाम आपको बताना है, इनकी यूपेक नाम CH3CH3O C2H5। देखो जब भी यूपेक नाम लिखते हैं तो इधर से चलिएगा। तो बताओ C2H5 को क्या कहते हैं? C2H5 को क्या कहते हैं? इथाइल कहेंगे। और उसके बाद से क्या आएगा? ये आएगा CH3 जिसको मिथाइल कहेंगे। तो इथाइल ओ को ईथर कहते हैं, तो इथाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा। डी नंबर हो गया। देखो कितना आसान है। अगला क्वेश्चन आपका है कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहा का कौन सा ऑक्साइड बनता है? यानी कि लोहे की अभिक्रिया जब आप भाप के साथ करेगा तो कौन सा ऑक्साइड आपको प्राप्त होगा? तो Fe3O4 यही हमको प्राप्त होगा। ठीक है, यही हमको मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है। ठीक, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है। 16 किसकी हो सकती है? 16 यानी कि सल्फर का होता है, जिसको आप लोग गंधक बोलते हो। आवर्त सारणी के इस तत्व की वर्ग संख्या क्या होगी? यानी कि जो जिसकी परमाणु संख्या 16 है वो आवर्त सारणी के किस तत्व की वर्ग संख्या में स्थित रहेगा? तो यहाँ पर फाइनली तौर पर आपका आंसर होगा 16 ही में रह जाएगा। 16 तो 16 सिंपल सा बात है, 16 तो 16 सिंपल सा बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? यानी कि दोस्तों H2SO4 जो होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके साथ कौन सा धातु अभिक्रिया नहीं करेगा? जिंक, कॉपर, Fe और Mg। यानी कि कॉपर, लोहा, मैग्नीशियम, जिंक, इनमें से कौन धातु है जो इसके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा? बिल्कुल ही नहीं करेगा। वो होता है आपका कॉपर। अगर कॉपर के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये अभिक्रिया नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है कि एक मिश्र धातु में 90% यानी कि 90% कॉपर और 10% टीन है। ठीक है, तो इस मिश्र धातु का नाम हो सकता है। तो इस मिश्र धातु का हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? तो नाम तो दे सकते हैं ब्रोंज। क्या नाम दे सकते हैं? ब्रोंज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये प्रश्न कहता है कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो जिंक अभी मैंने बताया था जस्ता जिंक यानी कि Zn होता है, और हाइड्रोक्साइड माने तो हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम को Na, हाइड्रोक्साइड को OH बोलते हैं। अब इन दोनों को एक साथ अभिक्रिया कराओगे तो क्या होगा? तो सोडियम क्या बनेगा? सोडियम बनेगा, सोडियम और लास्ट में आपको देखना ना कौन सा गैस मुक्त होगा। हाँ, तो आपका लास्ट में H है ना, हाँ H2 गैस आपका लास्ट में उत्पन्न होगा। ठीक है, H2 गैस का निर्माण होगा। बोलो तो हमारा आंसर होगा A नंबर, H2 गैस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में रक्तचाप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है? क्या क्वेश्चन है, वाह रे भाई वाह। तो क्या होगा? Ag को क्या बोलते हैं? Ag को आप लोग क्या बोलते हो? चांदी बोलते हो ना, तो आपका क्या होगा? चांदी होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य मतलब कि क्या होता है? अशुद्ध। ठीक है, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो गैंग कहते हैं। गैंग जैसा नहीं होता है कहीं मारपीट कर दिए तो हम अपना गैंग ही लेकर आएंगे सबक सिखाने के लिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? C नंबर होगा। ठीक है, और आपका अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? अच्छा बताओ, धातु के तार क्यों बनाए जाते हैं? उसका प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है? किस गुण के कारण बनाए जाते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि वो तन्यता होता है। तन्यता यानी कि वो तनाव ज़्यादा होता है, जितना तानो उतना तनेगा, यही कारण है, यही उसका प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब आप लोग ज़रूर देना। मैं सबका रिप्लाई देखूंगा, सबका कमेंट देखूंगा। ठीक है, तभी तो पता चलेगा आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो या फिर बनचरई कर रहे हो। ठीक है, बट कोई बात नहीं, शाम को 7 बजे आप लोग क्लास करने आना। ठीक है, आप लोग क्लास ज़रूर करने आना। ठीक है, चलो बढ़िया है।